नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे रीड पर्यावरण ईवीएस प्रैक्टिस पेपर की, बात करेंगे मॉडल पेपर की, बात करेंगे आपके नए एग्जाम पैटर्न सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉप 30 क्वेश्चन की बात करेंगे। साथियों, इसके पहले जो है पहला प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर अपलोड हो चुका है। कल हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसका आई बटन पे यहाँ पे लिंक भी दे दिया गया है। प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर, प्रत्येक मॉडल पेपर, प्रत्येक क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है और सिलेक्शन 101% यहाँ पर पक्का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देर न करते हुए आपकी तैयारी जांचते हैं, आपकी तैयारी को देखते हैं कि 30 में से आपका स्कोर कितना है, आपका फीडबैक कितना है। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1947, 30 मार्च 1948, 30 मार्च 1949 या 23 मार्च 1950 को हुई थी। सभी कमेंट कीजिएगा। राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? लगभग सभी जानते हैं। हम बात करेंगे 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये टॉप 30 क्वेश्चन जो है तय किए गए हैं। बहुत मेहनत के बाद, बहुत दिक्कतों के बाद, बहुत प्रश्नों को चेक करने के बाद ये मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर तैयार किया गया है। दूसरा प्रश्न है, सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला कहा जा सकता है? परिवार को, गांव को, विद्यालय को या इनमें से कोई नहीं? तो सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है? कहा जाता है परिवार को। और आपको पता है सामाजिक, परिवार या इससे संबंधित, ठीक है, परिवार है ना, मेरा परिवार एक होगा, तो परिवार से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है कि सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला परिवार को कहा जा सकता है, क्योंकि बालक के सबसे करीब उसका परिवार ही होता है, जो उसकी प्रथम पाठशाला होता है। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि पौधे सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं, सांप फेफड़ों से सांस लेता है, व्हेल स्वच्छ वायु से या स्वच्छ वायु में सांस लेने के लिए समुद्र से बाहर आता है। अब आपको ये कथन बताना है, कौन सा आपका कथन सही हो जाएगा। तो दोस्तों, जिस कथन की हम बात करते हैं, सांप फेफड़ों से सांस लेता है, सांप जो है फेफड़ों से सांस लेता है, और व्हेल स्वच्छ वायु में सांस लेने के लिए समुद्र से बाहर आती है। तो जो थर्ड वाला ऑप्शन दिया गया, इन कथनों पर विचार कर लेना है। और देखिए, पौधे सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ये गलत दिया गया है, क्योंकि पौधे सांस लेने के दौरान क्या लेते हैं? CO2 गैस लेते हैं, और ऑक्सीजन क्या करते हैं? निष्कासित करते हैं। और ऑक्सीजन किस क्यों लेते हैं? मनुष्य की बात करेंगे, हम और आप लोग ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो पौधे CO2 लेते हैं। तो पहला कथन गलत दिया गया, बाकी बी और सी दो कथन सही हैं। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड ऑप्शन दिया गया है वह हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसी के साथ, क्योंकि पौधे सांस लेने के दौरान CO2 लेते हैं, सांप फेफड़ों से सांस लेता है, पानी में रहने वाले सांप अपनी स्किन से भी कुछ मात्रा में सांस ले सकता है। इसके साथ ही व्हेल सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु में समुद्र से बाहर निकलती है, भी ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, स्वच्छ वायु निकलने के लिए व्हेल जो है समुद्र से बाहर, आप लोग देखते हैं ऊपर की ओर आती हैं फिर नीचे चली जाती हैं, तो स्वच्छ सांस लेने के लिए की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किन जानवरों के बीच जो है सहजीवी संबंध होता है? भैंस व बगुला, गाय व भैंस, गाय व बैल या ये सभी की बात करेंगे। तो जिन जानवरों के बीच सहजीवी संबंध होता है, ये सी-टेट में भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और रीट एग्जाम में भी कई बार ये रिपीट हुआ है प्रश्न। ठीक है, तो जानवरों के बीच जो सहजीवी संबंध होता है वह होता है भैंस व बगुला की बात करेंगे। भैंस एवं बगुला जो होते हैं, प्राय बगुला भैंस की पीठ पर बैठा रहता है, इसलिए क्योंकि वह भैंस के परजीवी कीट को खा सके। इसी के साथ ही आपका पांचवा प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से को सुमेलित करना है। राज्य और इनके व्यंजन दिए गए हैं। महाराष्ट्र का पूरी दिया गया है, साग पूरी, राजस्थान का मलाई घेवर, झारखंड का मसूर टेंगा और त्रिपुरा का बेरमा। देखिए, सभी लोग जानते हैं महाराष्ट्र की पूरी सभी लोग प्रचलित है, राजस्थान की मलाई घेवर ये भी प्रचलित है, लेकिन झारखंड का जो मसूर टेंगा मछली दिया गया है झारखंड का नहीं है। ठीक है, बाकी त्रिपुरा का बेरमा मछली है। तो झारखंड का क्या होता है, जाइए सभी के बारे में जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र में साग पूरी, बड़ा पाव और पाव भाजी ये फेमस है। राजस्थान में मलाई घेवर और चूरमा बाटी। झारखंड में रुगड़ा या मशरूम और महुआ रोटी पसंद, ठीक है, सबसे ज़्यादा फेमस है। और त्रिपुरा में बेरमा मछली। तो झारखंड में आपका मशरूम या रुगड़ा या महुआ रोटी प्रसिद्ध है, आपको ध्यान दे लेना।
छठा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं दिया गया है। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है इस बार रीट एग्ज़ाम को 101% जो है फतेह करना, सभी का वेलकम अभिनंदन है। प्रत्येक शेरनी, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का वेलकम अभिनंदन करते हैं। जी हाँ, प्रत्येक ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोगों का अभिनंदन है। देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है। तो दूध में कई विटामिन नहीं होता है, कोई विटामिन नहीं होता है। विटामिन ए के अभाव के कारणवश त्वचा सुस्त तथा हल्की हो जाती है, बिल्कुल सही दिया गया है। जोड़ों में पीड़ा होने से स्कर्वी के लक्षणों में से एक ऐसा नहीं है। अगर जोड़ों में पीड़ा हो रही तो स्कर्वी का लक्षण नहीं है। विटामिन B1 के अभाव कारण हृदयघात हो सकता है। तो हमारे जो कथन दिए गए पहला, दूसरा, चौथा कथन सही है। तीसरा वाला कथन हमारा सत्य नहीं दिया गया है, क्योंकि दूध में कोई विटामिन नहीं होता। दूध को पाश्चुरीकरण द्वारा संरक्षित किया जाता है। विटामिन ए के अभाव के कारण त्वचा सुस्त तथा हल्की शारीरिक वृद्धि का रुक जाना, ये आदि समस्याएं होती हैं। सातवां प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। ग्रह और उपग्रह से प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी को पता है। तो टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह कहलाता है? वरुण का, बुध का, शनि का या शुक्र ग्रह का? सभी आप लोग जानते हैं। टाइटन का जब भी जिक्र होता है तो शनि ग्रह का नाम सरोपर लिया जाता है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। टाइटन शनि ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है और सौरमंडल में शनि आकार में जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और पहला सभी लोग जानते हैं, बृहस्पति की बात करेंगे। भू पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम में ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र। आप सभी लोग जानते हैं किसकी बात करेंगे? सन ऑफ सरदार, सनलाइट की बात करेंगे, सूर्य के प्रकाश की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है वह सन अर्थात सूर्य की बात करेंगे। अगला प्रश्न, राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? 28 हैं, 30 हैं, 33 है, 35 है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? लगभग आपके हम किसकी कितनी बात करेंगे? अभी तक जो देखा जाए तो ऑन रिकॉर्ड आपके 33 जिले। जी हाँ, 7 मंडलों के साथ आपके राजस्थान में कुल 33 जिले हैं, नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ हम बात करेंगे 10वें प्रश्न की। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। देखिए सभी लोग जानते हैं MIC गैस के नाम से जानी जाती मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी के जिक्र होता है प्रत्येक एग्जाम पर, TT में, EVS पर्यावरण में जरूर पूछ लिया जाता है। ये UPSC MPPSC के रैंक टैग वाला भी ये प्रश्न कहलाता है। तो भोपाल गैस त्रासदी की बात करते तो मिथाइल आइसोसाइनाइड की बात की जाती है। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है दिवस को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस में काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। 2 ऐसे डेट तारीख है जो अक्सर पूछे जाते हैं और ये प्रश्न रिपीट होते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न है, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति जो है कारगर सिद्ध होगी? तो स्कूलों की बात करेंगे, विद्यालय में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना है, छात्रों में मानसिकता में बदलाव भी करना है, तो कौन सी रणनीति कार होगी? पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शिक्षक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करके या परीक्षा के माध्यम से। तो सबसे बेटर जो हमें ऑप्शंस लग रहा है कि पर्यावरण में बदलाव तथा गैर शिक्षक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके जो है छात्रों में, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए मानसिकता में बदलाव की जो रणनीति है वह कारगर सिद्ध हो सकती है। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है कि भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुरुषों का सर्वांगीण विकास, बच्चों का सर्वांगीण विकास, महिला सशक्तिकरण या नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। देखिए कहीं ना कहीं ऑप्शंस में देखिए, कहीं महिला दिया गया, कहीं पुरुष दिया गया, कहीं बच्चे दिया गया, लेकिन एक शब्द में यह कह दिया जाए कि नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, तो सभी आ जाते हैं। तो भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का जो मुख्य उद्देश्य है वह नागरिकों के व्यक्तित्व का क्या है? सर्वांगीण विकास। 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम अर्थात विषय शामिल नहीं है? तो सभी लोग जानते हैं जियोग्राफी, भूगोल, हिस्ट्री, इतिहास है।
ठीक है, राजनीतिक विज्ञान की बात करेंगे, लेकिन व्यवसायिक शिक्षा जो है सामाजिक विज्ञान का विशेष आयाम या विषय शामिल नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, आपका एक एक कमेंट, फीडबैक, आपका एक एक स्कोर जायसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं, दिल खोल कर आपके स्वागत करते हैं। आपके प्रश्नों का, आपके फीडबैक का, आपके उत्तर को स्वीकार करते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम अर्थात विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती? योगा की, स्वास्थ्य की, संगीत की या ये सभी की? देखिए, अंकों के आधार पर देखा जाए, जिस पाठ्यक्रम या विषय वस्तु की परीक्षा ना तो योगा की जा सकती है, ना ही स्वास्थ्य की, ना ही संगीत की, अर्थात उपरोक्त सभी की जो है इनकी परीक्षा में जो है विषय वस्तु को अंकों के आधार पर नहीं की जा सकती। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? देखिए, जल का संरक्षण करना ये तो समस्या नहीं हो सकती। जल का विनाश या दुरुपयोग करना ये आपकी समस्या है। वनों की कटाई करना ये आपकी समस्या है। भूमि अपरदन क्षरण ये समस्या है। तो जलों का संरक्षण करना यह पर्यावरण की समस्या नहीं है। बाकी ये तीनों समस्याएं हो जाएंगी। और ये पूछा जा रहा है कि कौन सा समस्या नहीं है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेंगे। इसी के साथ हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन जो है पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता है। पर्यावरण शिक्षा एक समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए। या हम बात कर रहे हैं कि पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार। तो प्रचार प्रसार तो नहीं हो सकता है। देखिए, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। तो पर्यावरण शिक्षा जो है जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, ये आपका नहीं है। क्योंकि पर्यावरण जब तक हम जीवित हैं तो पर्यावरण से ही है, सब कुछ है। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है पर्यावरण शिक्षा का सिद्धांत नहीं होगा। बाकी सिद्धांत है कि पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता हो। पर्यावरण शिक्षा एक समेकित सामुदायिक प्रयास होना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन भी है कि पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित जो है तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो हमारा जो दिया गया है कि 2, 3, 4 हमारा सही दिया गया है, पहला कथन सही नहीं दिया गया है। इसी के साथ ही आप सभी लोग जानते हैं, अक्सर पूछा जाता है नीली क्रांति संबंधित है, दुग्ध उत्पादन संबंधित है, पीली क्रांति संबंधित है, तिलहन उत्पादन संबंधित है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नीली क्रांति का संबंध सभी लोग जानते हैं मत्स्य उत्पादन से है, ठीक है। श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन से होता है। फलों की कौन से होता है, सभी बताइए। फलों का कौन से होता है, ये आपको कमेंट करके अवश्य बताना है। इसके साथ ही हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। राजस्थान राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है? जी हाँ, गुलाब है, रोहिणा है, कमल है या लिली है, सभी बताइए। तो राजस्थान राज्य का जो राजकीय पुष्प कहलाता है वह कहलाता है रोहिणा। सेकंड ऑप्शन सही कर लेना है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान कौन सी होती है? अवसादी चट्टान, अग्नि रूपांतरित या इनमें से कोई नहीं। तो पिघले हुए मैग्मा से जो निर्मित चट्टान होती वह हमारी आग्नेय चट्टान कहलाती है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों अर्थात पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन लेयर या ऑक्सीजन। तो सभी लोग जानते हैं कि ओजोन लेयर से प्रश्न आए टीटी एग्जाम में, शिक्षक भर्ती में ऐसा हो नहीं सकता है। तो सूरज की घातक किरणों पराबैंगनी किरणों से जो रक्षा करती है वह ओजोन लेयर है। O3 की बात करेंगे, ओजोन की बात करेंगे, थर्ड ऑप्शन की बात करेंगे। आई होप आप सभी लोग प्रत्येक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, फीडबैक भी कर रहे हैं, अपना स्कोर बेटर अवश्य करिएगा। अगला प्रश्न है, जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित संघ में जो है संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरता है तो उसे क्या कहते हैं? तो सभी लोग जानते हैं, अक्सर देखते हो गर्मियों में जो है पानी घट जाता है, कहीं गड्ढे में खत्म सूख जाता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे वह वाष्पित हो जाता है, ठीक है। तो वाष्पित होता है, ये धीरे धीरे ऊपर जाके जमा होता है, तो ये द्रव के रूप में फिर पृथ्वी पर आता है। जो कहते हैं बारिश का आ गया, बारिश होती, तो वही द्रव के रूप पृथ्वी पर गिरता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कटीली झाड़ियां जो है पाई जाती हैं गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु में, शीतल ठंडे में, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अक्सर देखे होंगे राजस्थान हो गया, जैसे जहाँ भी सूखा इलाका होता है वहाँ कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, अर्थात गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में जो है कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
इसी के साथ ही हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? कपास को, चाय को, जूट को या रबर को कहा जाता है? देखिए अक्सर हम गलती कर देते हैं, कपास कर पकड़ लेते हैं, अक्सर बुक में दिया रहता है। तो स्वर्णिम रेशा की अगर बात करते हैं तो क्या किसको होता है? जूट की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद, सवाई मानसिंह, सरदार हुकुम सिंह या सरदार गुरमुख निहाल की बात करेंगे। तो राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सभी कमेंट कीजिएगा। तो हम बात करेंगे सरदार गुरमुख निहाल की। आई होप आप समझ गए होंगे, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर आपका डाउट है, आपका एक कमेंट फीडबैक जायसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जैसे हमने बताया कि सरदार गुरमुख निहाल सिंह ने रियासतों के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को पदभार संभाला। 15 अप्रैल 1962 तक इस पद पर जो है आसीन रहे आपके राज्यपाल सरदार गुरमुख निहाल सिंह। राजस्थान के 1 नवंबर 1956 से लेके 15 अप्रैल 1962 तक इनका कार्यकाल रहा। अगला प्रश्न है, इनमें से विश्व का सबसे छोटा पठार कौन सा है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, तिब्बत का पठार। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दो प्रश्न को सेम कर दिया गया है। तो विश्व का सबसे छोटा पठार छोटा नागपुर का ही पठार कहलाता है। ठीक है, और ऐसे जब प्रश्न पर गड़बड़ी होती तो फिर नॉर्मलाइजेशन होता है, फिर अंक बढ़ते हैं। ठीक है, इन्हीं प्रकार के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। वैसे ऐसी गलती नहीं होती कि ऑप्शंस को दोबारा फिर से कर दिया जाए। ठीक है, ऑप्शंस दोबारा नहीं होते हैं, ऑप्शंस गलतियाँ हो जाती हैं एक दो प्रश्नों की अगर बात करें। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण बताना है। सभी बहुत ही सरल प्रश्न है, आपदा से जरूर एक प्रश्न आएगा, ये भी ध्यान देना है। तो मानव निर्मित मानव जनित आपदा का जो उदाहरण कहलाता है वह सुनामी, भूकंप, रासायनिक या भूस्खलन की बात करेंगे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन रासायनिक आपदा होगा। जी हाँ, मानव निर्मित यानी आपके और हमारा के द्वारा जो कुछ घटित होता है, ठीक है, वह कहलाता है रासायनिक आपदा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही कर लें। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है किस वर्ष पारित हुआ था? वर्ष 1980, 1986, 1992, 1994। तो भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम की बात करें तो किस वर्ष पारित हुआ था? सभी लोग जानते हैं 1986 की बात करेंगे, ऑप्शंस नंबर सेकंड की बात करेंगे। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? तो देखिए CO2 संबंधित है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों हो, लेकिन नाइट्रोजन आपका जो है संबंधित ग्रीन हाउस गैस से नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैसेस से कौन कौन से संबंधित है? आपका CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन आपका CH4 हो गया और नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। तो ये तीनों गैसें ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित हैं, आपका नाइट्रोजन गैस नहीं है। और इस प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर का 30वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं पतझड़ वन, भूमध्य रेखी वन, कोणधारी वन या मैंग्रोव वन नष्ट हो रहे हैं। सभी कमेंट करके बताइएगा। और ये टॉप 30 प्रश्नों में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों का स्कोर क्या है, आपकी तैयारी कितनी है, जरूर फीडबैक कीजिएगा। मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी जारी रखिए क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। धन्यवाद सभी का।